हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज मिशन जेआरएफ में आज की जो हमारी सीरीज होने वाली है वो पार्ट नंबर 13 पर होगी। और इसमें भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगभग आज हमारी क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है। 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक पार्ट और हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर डिस्कस करेंगे। देन हमारी कोशिश रहेगी कि उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल के लिए तो ये हमारा टेस्ट सीरीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका ये 100 क्वेश्चन में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे चैप्टर्स, सारे जो डेटाज हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर वे में देखने को मिलेंगी। और आपका ये पूरा वोल सिलेबस या कह ले मैराथन की तरह एक कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पर MCQ के थ्रू कवर करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसका कथन है कि लोक प्रशासन का वास्तविक ध्येय या वास्तविक उद्देश्य जनता की वह मूल सेवा है जो उसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, इसमें एज इट इज जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना होता है, एज इट इज आपको याद रखना होता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेलिक्स निग्रो, who said that the real aim of a public administration is the basic service it provides the public। तो फेलिक्स निग्रो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस दृष्टिकोण को, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से किस दृष्टिकोण को टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टेलर ने किस दृष्टिकोण का विकास किया? तो FW टेलर का जो संबंध है वो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत संबंधित है। इन्होंने संगठन में या लोक प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। इन्होंने बताया कि एक संगठन में या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कर्मचारियों को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, या कर्मचारी जो है किस तरीके से किसी कंपनी को या कंपनी के काम के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उस चीज को इन्होंने ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का सहारा लिया और इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने संगठन में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या तकनीकी अपनाई जानी चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर इन्होंने बल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज अ नाउन एज अ टेलरिज्म। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी जो है FW टेलर से जुड़ी हुई थियरी है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को टेलरवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अमेरिकी इंजीनियर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने विकसित किया था। ठीक है, फिर टेलर ने 1880 और 1890 के दशक में विनिर्माण उद्योगों में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का विकास शुरू किया था। टेलरवाद प्रबंधनवाद का एक सिद्धांत है, यानी कैसे मैनेजमेंट चीजों को किया जाता है, जो कार्य प्रवाह का विश्लेषण और संश्लेषण करता है कि कार्य जो है कितने अच्छे तरीके से चल रहा है और कार्य कितने स्तर पर हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में एक एनालिटिकल व्यू है, ये एक एनालिटिकल थियरी है प्रबंधनवाद। ठीक है, टेलरवाद, सॉरी। ठीक है, ये काम का मैनेजमेंट देखता है, काम कितना हुआ है, कितना काम में फ्लो है, कितना काम में फ्लो नहीं है। टेलरवाद का उद्देश्य या मकसद क्या है कि संगठन में हर व्यक्ति की दक्षता में सुधार लाना, उसकी इफिशियंसी में, स्किल में कैसे डेवलपमेंट करे, स्किल में कैसे सुधार लाएं, ये टेलरवाद का उद्देश्य है। टेलरवाद दक्षता बढ़ाने का एक तरीका है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आगे चल के। ठीक है, ये सारे जितने पॉइंट्स हैं यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, टेलरवाद क्या है? प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं की इंजीनियरिंग में विज्ञान को लागू करने के शुरुआती प्रयासों में से एक प्रयास था ये। टेलरवाद के कुछ सिद्धांत है, जैसे विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं, सद्भाव कलह नहीं, मानसिक क्रांति नहीं, सहयोग व्यक्तिवाद नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की उसकी सबसे बड़ी क्षमता का विकास करना है। ठीक है, विज्ञान का, यह टेलरवाद का सिद्धांत क्या है कि यह अंगूठे का विकास नहीं कहता है, यह सद्भाव और कलह नहीं है, मानसिक क्रांति। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, अपनी टेलरवाद के अंतर्गत ही सारी चीजों को बताने का प्रयास करता है। फिर वही सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज अ नोन एज अ
टेलरिज्म, ठीक है। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी इज अ कॉल्ड टेलरिज्म बिकॉज, क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इट वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन इंजीनियर फ्रेडरिक टेलर के द्वारा ये डेवलप्ड किया गया था, इसलिए इसको टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। टेलर बिगन डेवलपिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, इन्होंने 1880 और 1890 के डिकेड में इन्होंने जो है ये थियरी इन्होंने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। टेलरिज्म इज अ थ्योरी ऑफ अ मैनेजमेंट दैट एनालाइजेस द एंड सिंथेसाइजेस ऑफ अ वर्क फ्लो, ठीक है। तो ये टेलरिज्म जो एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, क्या करता है, ये देखता है कि मैनेजमेंट में कितना वर्क फ्लो में है, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। इसका गोल क्या होता है, द गोल ऑफ टेलरिज्म इज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एवरी पर्सन इन अ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मोटिव है, जो इसका गोल है कि जो संगठन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉय का क्या करना है, एफिशिएंसी, स्किल्स को डेवलप करना, स्किल्स को इंक्रीज करना। टेलरिज्म इज अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। टेलरिज्म वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू द अप्लाई साइंस टू द इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस फॉर अ मैनेजमेंट, ठीक है। सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ टेलरिज्म, टेलरिज्म के कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, कॉर्पोरेशन नॉट अ इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें कॉर्पोरेशन पर बल दिया जाता है, कॉर्पोरेशन पर, इंडिविजुअलिज्म पर नहीं। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। चलिए अब यहाँ पे फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी बुक है, ठीक है। तो सबसे आसान है, FW टेलर की बुक है ये, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए आप अभी एग्जाम में 6 तारीख को अपीयर होंगे, 6 जनवरी को, तो आप लोग टेलर की जो बुक्स हैं, है ना, इन बुक्स को आप सीक्वेंस वाइज याद रखना, सीक्वेंस में या क्रम अनुसार याद रखना, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है नेट के पेपर में, और आगे भी चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज रिटन बाय FW टेलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यह किस सिद्धांत के लिए कहा जाता है कि विज्ञान न कि अंगूठे का नियम, ठीक है, विज्ञान न कि अंगूठे का नियम, सामंजस्य न कि संघर्ष, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, किसके लिए बोला जाता है। अभी जस्ट आपने पढ़ा था, तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के लिए जो FW टेलर ने दिया था, FW टेलर ने दिया था, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध से जुड़े हुए सिद्धांतकार हैं ये FW टेलर, ठीक है। Which principle is a called science, not a rule of thumb, harmony not a conflict, cooperation not a individualism। तो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी बाय FW टेलर। चलिए आगे देखते हैं अब कुछ लोक प्रशासन के नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना यहाँ पर की गई है। तो ये कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो लोक प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना करते हैं, उनको आपको मैच कराना है, मैचिंग के लिए ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब देखिए नौकरशाही, एक सेकेंड, चलिए इसमें दे रखा है कि नौकरशाही से अर्थ ऐसे संगठन से है जो अपनी भूलों से भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। तो M क्रोजियर कहते हैं कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी गलतियों से कभी भी सीख नहीं सकता, ठीक है, अपनी गलतियों से कभी भी यह सीख नहीं सकता। तो M क्रोजियर इसका सही मैचिंग हो जाएगा, एक में A सही है, तो आप इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी में 4 है, अधिकारी नियमों और प्रक्रियाओं की धुन में इतने पागल और अंधे हो जाते हैं कि कार्यों की अनिवार्यता और महत्व का ध्यान नहीं रहता है। रैमजी म्योर कहते हैं, इनकी फेमस बुक जो है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, इनकी फेमस बुक है, ये बुक आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा, किसने नौकरशाही को प्रशिक्षित अयोग्यता या ट्रेंड डिसक्वालिफिकेशन के नाम से संबोधित किया है। तो ये किया है विक्टर थॉमसन ने, ठीक है। नौकरशाही को किसने ब्यूरोपैथोलॉजी के नाम से
इंडिकेट किया है ब्यूरो पैथोलॉजी, किसने बोला है? तो ये सॉरी, हाँ सी में 3 होगा, सी में 3 होगा। प्रशिक्षित अयोग्यता वाला होगा आपका बेबलोन, और ब्यूरो पैथोलॉजी जो है ये विक्टर थॉम्सन हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, तो ए वाले में थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। रचनात्मक संघर्ष का विचार, क्वेश्चन है रचनात्मक संघर्ष का विचार संगठन के अंतर्गत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो रचनात्मक संघर्ष जो है ये MP फॉलेट इज द करेक्ट ऑप्शन। इनकी बुक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें इन्होंने रचनात्मक संघर्ष का विचार दिया है कि संगठन में, देखिए ये कहती हैं कि कोई भी संगठन हो, ठीक है, संगठन चाहे कोई भी हो, उसमें संघर्ष तो पाया जाएगा। MP फॉलेट कह रही हैं कि संगठन चाहे कोई सा भी हो, उसमें हमेशा संघर्ष पाया जाएगा। तो उस संघर्ष को हम रचनात्मक तरीके से कैसे शॉर्ट आउट करें? तो इन्होंने बताया, एक तो हम प्रभुत्व के माध्यम से कर सकते हैं, एक तो समझौते के माध्यम से कर सकते हैं, और एक इन्होंने बताया एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। 3 तरीका इन्होंने बताया, ठीक है, याद रखना है तीनों तरीकों को, 1, 2 और 3, ठीक है। प्रभुत्व, डोमिनेंस, कंप्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। डोमिनेंस, कंप्रोमाइज और इंटीग्रेशन, ये 3 तरीके हैं जिससे हम डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो अगर इस तरीके से हम सॉर्ट आउट करते हैं इनको 3 तरीकों में से, सबसे बढ़िया इन्होंने बताया कि एकीकरण है। एकीकरण क्या है, सबसे बेस्ट है। इंटीग्रेशन अगर हो जाए तो सबसे बढ़िया है। देखिए MP फॉलेट के बारे में अगर बात करें हम, तो MP फॉलेट जो है परंपरागत सिद्धांत, लोक प्रशासन का परंपरागत और व्यवहारवादी सिद्धांत यानी आधुनिक सिद्धांत, इन दोनों को जोड़ने का इन्होंने काम किया है। एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, पुल के बीच में इन्होंने काम किया है कि जैसे कि परंपरागत सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इन्होंने एक पैचअप का काम किया है, ठीक है। द आइडिया ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन अ ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैरी पार्कर फॉलेट। अब देखिए फॉलेट के द्वारा किए गए कुछ योगदानों में क्या क्या शामिल है। इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे द स्पीकर ऑफ अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1896 में। ईयर आप बिल्कुल भी याद मत कीजिए, है ना। अगर आपको ईयर याद रखना है तो ये वाला द क्रिएटिव एक्सपीरियंस का याद रखिएगा। फिर इनकी अगली बुक है न्यू स्टेट, जो 1918 में लिखी गई। फिर क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में लिखी गई। फिर डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में लिखी गई। तो ये बुक्स आपको याद होने चाहिए। याद के साथ साथ आपको क्रमवाइज याद होना चाहिए, क्रमानुसार याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ क्रमानुसार याद करने के लिए, वो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसीलिए आने वाले टाइम में या आने वाले एग्जाम में फिर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फॉलेट कहती हैं कि संगठन क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन यह एक सहकारी सामाजिक प्रणाली नहीं है, ठीक है। और इसलिए जो है इसमें संघर्ष होता है। सीधी सी बात है कि अगर यह संगठन अगर सहकारी सामाजिक प्रणाली होता तो इसमें संघर्ष नहीं होता, ठीक है। क्योंकि संगठन क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज में तो क्लेश उत्पन्न होता है, संघर्ष होता है, हर चीज होती है समाज में। तो फॉलेट कहती है संगठन क्या होता है, एक सामाजिक व्यवस्था है, इसीलिए क्या होता है इसमें संघर्ष बना रहता है, क्योंकि यह क्या नहीं है, एक सहकारी प्रणाली नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, फॉलेट के अनुसार संगठन एक सहकारी सामाजिक प्रणाली है, तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि यह सहकारी सामाजिक प्रणाली नहीं है, इसीलिए हर संगठन में क्या होता है, संघर्ष होता है। हालांकि आगे वह कहती हैं कि संगठन में संघर्ष समस्याग्रस्त है, ठीक है। इसके रचनात्मक उद्देश्य भी हो सकते हैं, और इस प्रकार रचनात्मक संघर्ष के विचार का सुझाव इन्होंने दिया है, ठीक है। अपनी पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ध्यान रखना, क्रिएटिव एक्सपीरियंस में इन्होंने व्यक्त किया, निर्दिष्ट किया है कि संघर्ष असंगतताओं का व्यर्थ प्रकोप नहीं है, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक रूप से मूल्यवान मतभेद सभी संबंधितों के संवर्धन के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि सीधी सी बात है, क्योंकि संगठन कोई सामाजिक व्यवस्था होती है, और सामाजिक व्यवस्था में जाहिर सी बात है कि संघर्ष होना लाजमी है। तो इन्होंने बताया कि संघर्ष अगर हो जा रहा है तो उसको हम क्रिएटिविटी के तरीके से, रचनात्मक तरीके से कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इन्होंने दूर करने के 3 तरीके बताए, ठीक है। 3 तरीके वो कौन कौन से हैं? एक तो इन्होंने कहा कि वर्चस्व स्थापित हो जाए संगठन में, या तो समझौता हो जाए, या तो एकीकरण हो जाए, ठीक है। तो ये 3 तरीका है, आपको तीनों तरीके
याद रखने हैं। हालांकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो वहां पे वर्चस्व क्या है, समझौता क्या है और एकीकरण क्या है, कैसे ये सारी चीजें होंगी, उसके बारे में और डिटेल में चीजें हम सीखेंगे, जिससे कि आगे चल के अगर यहां पर भी क्वेश्चन बने तो भी आप उसको इजिली से कर पाए। ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फॉलेट, इनकी जो फेमस बुक्स हैं, द स्पीकर ऑफ अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द न्यू स्टेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस एंड डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी सारी चीजें हैं जो उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्लैश उत्पन्न हो जा रहा है तो उसको हम क्रिएटिविटी तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से, कंस्ट्रक्टिव मैनर से कैसे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डोमिनेंस के थ्रू, कंप्रोमाइज के थ्रू एंड इंटीग्रेशन के थ्रू। ठीक है, 3 तरीके इन्होंने बताए हैं, ये 3 तरीके आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर उसी आधार पर यहाँ पर फिर क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया हूं कि जिससे कि आपका ना बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाए एमपी फॉलेट के ऊपर। चलिए, संगठन में क्वेश्चन नंबर 7 है कि संगठन में संघर्ष समाधान की निम्न में से कौन सी विधि मैरी पार्कर फॉलेट, ठीक है, मैरी पार्कर फॉलेट के चिंतन में दिखाई देती है। तो संघर्ष समाधान के लिए तीनों दिखाई देती हैं, प्रभुत्व भी है, समझौता भी है और एकीकरण भी है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द थिंकिंग ऑफ अ मैरी पार्कर फॉलेट। तो डोमिनेंस भी है, कंप्रोमाइज भी है और इंटीग्रेशन है। तो ऑप्शन आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि लोक प्रशासन में संगठन का शास्त्रीय दृष्टिकोण और लोक प्रशासन में संगठन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बीच मेल जोल और समूह चिंतन का अग्रदूत किसे माना जाता है। एक तरफ है संगठन का परंपरावादी दृष्टिकोण, दूसरी तरफ है संगठन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, तो फॉलेट ने किया। मैंने आपको पहले बताया कि लोक प्रशासन में जो परंपरावादी सिद्धांत है, ये संगठन का परंपरागत सिद्धांत जो है, ठीक है, इनका विचार जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एमपी फॉलेट का, वो संगठन के ऊपर मिलेगा देखने को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने जो संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लासिकल थ्योरी है और जो बिहेवियरलिज्म थ्योरी है, उसको इन्होंने जोड़ने का काम दोनों के बीच में किया है। तो एमपी फॉलेट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने शास्त्रीय दृष्टिकोण और व्यवहारवाद के मानव संबंधी दृष्टिकोण के बीच में तालमेल बैठाने का काम इन्होंने एमपी फॉलेट ने किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एमपी फॉलेट। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ अ ग्रुप थिंकिंग द सिंथेसिस बिटवीन द क्लासिकल व्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो ये मैरी पार्कर फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है एमपी फॉलेट के ऊपर। देखिए आप एमपी फॉलेट इतना क्वेश्चन लगा लेंगे तो एमपी फॉलेट आप चाहे बुक पढ़ के जाएं चाहे यहाँ से क्वेश्चन लगा के जाएं, बात दोनों एक ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बनाया हूं मैं, एक टॉपिक वाइज, एक चैप्टर वाइज, एक कह सकते हैं कि अलग अलग जितने भी लोक प्रशासन में टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, फॉलेट के चिंतन पर विचार करते हुए सही कथन बताना है कि सही कथन क्या है। अब उन्हें संगठन के मानव व्यवहार दृष्टिकोण के विश्लेषण का अग्रदूत माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, उन्होंने संगठन के मानवीय व्यवहार का दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण का इन्होंने विश्लेषण किया है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उनके द्वारा द न्यू स्टेट, अभी आपने देखा पढ़ा जस्ट, द न्यू स्टेट और क्रिएटिव एक्सपीरियंस जैसी पुस्तकों की रचना की गई उनके द्वारा। तो बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उन्होंने आदेश देने के 4 चरण, अंतःकरण, उत्तरदायी दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण और परिणाम दृष्टिकोण, ये 4 चरण बताए हैं। उन्होंने बताया एमपी फॉलेट ने कि आदेश देने के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कौन कौन से, अंतःकरण, उत्तरदायी दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण और परिणाम दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये 4 चरणों की विवेचन करती हैं। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चीज आपको इग्नू की बुक में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये किसी एक बुक से नहीं बनाया गया है, इसमें लक्ष्मीकांत की बुक भी यूज हुई है, इसमें आपको राजेश मिश्रा सर की कुछ थोड़ी बहुत बुक्स का रेफरेंस लिया गया है क्वेश्चन बनाने में, और इसमें
अवस्थी एंड अवस्थी की बुक्स का यूज किया गया है और इग्नू के नोट्स, ठीक है। इन सारे इनपुट्स को मिलाकर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सारा पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूट पाएगा। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान से आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगी। चाहे आप DSSB के लिए एग्जाम में बैठने वाले हों, चाहे तो आप PGT असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हों, है ना। बहुत एक किसी बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि सर ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा PGT के लिए इजी क्वेश्चन बताओ। तो देखो PGT के लिए ABCD नहीं आएगा उसमें, ध्यान रखना आप, है ना। कोई भी एग्जाम होगा ABCD नहीं आएगा उसमें। तो आप जब टफेस्ट चीज़ें पढ़ के जाएंगे तभी आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएगा यहाँ पर। चलिए चौथा ऑप्शन देखते हैं। फॉलेट ने समन्वय और नियोजन के संबंध में, ठीक है, समन्वय और नियोजन में संबंध स्थापित करते हुए समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का केंद्रीय तत्व इन्होंने मान लिया है, ठीक है। तो इनका जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई मैनेजमेंट हो, ठीक है, उसमें अगर कोऑर्डिनेशन है, अगर समन्वय है, तो वो क्या है, वो सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा। तो इनका मेन मोटिव क्या है, चाहे वो शास्त्रीय संगठन का, चाहे वो शास्त्रीय सिद्धांत हो, चाहे वो संगठन का व्यवहारवादी सिद्धांत हो, दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाना, दोनों के बीच में क्या करना, समन्वय स्थापित करना, इनका मेन उद्देश्य है। इनका प्रबंधन का केंद्रीय तत्व इन्होंने समन्वय को ही माना है, ठीक है। तो इस हिसाब से ABCD सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं, चारों ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन आपको ऊपर ही दिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी नीचे हैं, बस ऑप्शन जो आपको दिखेंगे वो हिंदी में ही दिखेंगे। कंसीडरिंग द फॉलोइंग थिंकिंग चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। He is the considered to be the pioneer of analysis of a human behavior approach to the organization। बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने द न्यू स्टेट एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस बुक लिखी, बिल्कुल सही है। न्यू स्टेट इन्होंने 1918 में लिखा आई थिंक, और 1924 में इन्होंने क्रिएटिव एक्सपीरियंस लिखा, ठीक है, 1924 में। ध्यान रखना इस चीज को। ईयर अगर नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इनकी बुक्स को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। वो भी अगर याद रखें तो क्रम से याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। ही डिस्कस्ड 4 स्टेजेस, ठीक है, इन्होंने बताया कितने स्टेजेस की बात की इन्होंने, ठीक है। ऑर्डर देने में इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की। कौन कौन से, कंसाइंस की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच की बात की, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बात की इन्होंने, और रिजल्ट अप्रोच की बात की। तो इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्डर देने का स्टेज होना चाहिए तो उनमें 4 स्टेजेस होने चाहिए, ठीक है। ये चारों स्टेज आपको याद होने चाहिए एज इट इज। फिर नेक्स्ट है फॉलोट वाइल एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। कंसीडर द कोऑर्डिनेशन एज द सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मैनेजमेंट का सेंट्रल थीम है, सेंट्रल एलिमेंट्स होता है कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजमेंट नहीं चल सकता, ठीक है। ये चीज चारों आपके क्या है, सही ऑप्शन है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किस विचारक ने संगठन को सामाजिक व्यवस्था माना और उन्हें सामाजिक व्यवस्था विचारधारा का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है? किसको बोला जाता है, ठीक है। संगठन, किसने संगठन को सामाजिक व्यवस्था कहा और उस विचारक को संगठन के सामाजिक व्यवस्था विचारधारा का आध्यात्मिक पिता भी किसको बोला जाता है? तो चेस्टर बर्नार्ड को बोला जाता है, ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड। इनकी फेमस बुक है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हिंदी में इसका मतलब है कार्यपालिका के कार्य, कार्यपालिका के कार्य, ठीक है। Which one of the following thinker considered organization as a social system is also called the spiritual father of a social system theory? तो चेस्टर बर्नार्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्टन मेयो के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, मानव संबंध सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, हॉथॉर्न प्रयोग से जुड़े हुए हैं, टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पीटर ड्रकर के बारे में आप बताइएगा कमेंट करके, ये किस विचारधारा से, इन्होंने कौन सा फेमस सिद्धांत दिया है, इनकी फेमस थियरी या इनकी फेमस कोई बुक बताइएगा, ठीक है, पीटर ड्रकर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन 11 ऊपर भी है, क्वेश्चन 11 नीचे भी है, लेकिन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक ही है यहाँ पर, आपका ऑप्शन हिंदी में ही उपलब्ध है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन ऐड करने से फिर चीज़ें बचती नहीं दिखाने के लिए, लिखने के लिए, फिर फॉन्ट को छोटा करना पड़ता है। इनमें से कौन सा विचार जो है चेस्टर बर्नार्ड के चिंतन से जुड़ा हुआ है, चिंतन से संबंधित है? संचार जो है संगठन का प्राथमिक सिद्धांत है, ऐसा चेस्टर बर्नार्ड में बोला है, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी संगठन चलेगा तो वो संचार के माध्यम से, अगर संगठन में संचार नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो संगठन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बर्नार्ड के अनुसार संचार क्या है, संगठन का केंद्रीय तत्व है या प्राथमिक सिद्धांत है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के संबंध में चेस्टर बर्नार्ड ने अवसरों का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि जब भी कोई निर्णय निर्माण की प्रक्रिया हो तो वहां पे सभी व्यक्तियों को, सभी कर्मचारियों को या सभी अधिकारियों को अवसर पर्याप्त रूप में मिलना चाहिए। बर्नार्ड का सत्ता संबंधी विचार जो है, चेस्टर बर्नार्ड ने जो सत्ता संबंधी विचार दिया है, वो नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली सत्ता है, जो अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित है, ठीक है। तो बर्नार्ड कहते हैं कि किसी भी सत्ता का महत्व तभी है, ठीक है, सत्ता का महत्व तभी है जब नीचे के अधिकारी उसको स्वीकार करें, नीचे के कर्मचारी उसे स्वीकार करें, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चेस्टर बर्नार्ड ने स्वीकृति का क्षेत्र का सिद्धांत दिया कि सत्ता की स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब नीचे के एम्प्लॉय जो हैं, नीचे के कर्मचारी जो हैं, ऊपर के अधिकारियों की बातों को मानेंगे, तभी जो है सत्ता की स्वीकृति होगी। तो अब जो भी सत्ता की स्वीकृति है वो अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित होगी। सत्ता का महत्व, नीचे के स्तर के कर्मचारी अगर ऊपर के अधिकारियों की बात को स्वीकार करेंगे तभी जो है सत्ता का महत्व होगा, अदरवाइज सत्ता का कोई महत्व नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इनकी फेमस बुक है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल सही है। इस हिसाब से सभी ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। कम्युनिकेशन इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन को प्राइमरी प्रिंसिपल इन्होंने माना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। रिगार्डिंग द डिसीजन प्रोसेस, बर्नार्ड हैज प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन्होंने कहा कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डिसीजन लेने का, ठीक है। बर्नार्ड्स आइडिया पावर इज अ बॉटम अप पावर, नीचे से ऊपर की तरफ शक्ति जानी चाहिए, इन्होंने बोला, ठीक है। विच इज द बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ अ सबऑर्डिनेट्स, सत्ता का महत्व या शक्ति का महत्व तभी माना जाएगा जब सबऑर्डिनेट्स जो एम्प्लॉय हैं, सबऑर्डिनेट्स जो हैं, वो उसको एक्सेप्ट करें, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें जो उसके अपर क्लास के ऑफिसर्स ने दिया है, और उसको सबऑर्डिनेट्स क्या करें, उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। The book, the title, The Function of the Executive and the Organization of Management was written by the Chester Bernard, तो बिल्कुल सही है। सभी ऑप्शन क्या है इसमें सही है, डी सही हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा आदेश बर्नार्ड द्वारा स्वीकृत या बर्नार्ड द्वारा स्थापित तटस्थता का क्षेत्र, ठीक है, के अंतर्गत आता है? तो इन्होंने बताया कि कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया जिसमें तटस्थता के क्षेत्र, ठीक है, जोन ऑफ इनडिफरेंस, जोन ऑफ डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, जोन ऑफ न्यूट्रलिटी भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है जो स्पष्टता अस्वीकार होंगे तो गलत, जो निर्विवाद रूप से स्वीकार होंगे वही क्या होगा, वही चीज तटस्थ होगा, जो न्यूट्रल होगा वो सभी उसको स्वीकार करेंगे, अगर जिस चीज में बायसनेस दिखेगी, जिस चीज में अगर पक्षपात होगा उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर वुड फॉल विद द जोन ऑफ न्यूट्रलिटी प्रोपाउंडेड बाय द चेस्टर बर्नार्ड, दोज दैट आर अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेबल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं। बर्नार्ड का एकमात्र कार्य फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में प्रकाशित हुआ, जिसमें संगठन का सिद्धांत और संगठन में अधिकारियों की क्या भूमिका होती है इसके बारे में बताया गया है। चेस्टर बर्नार्ड संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों की क्या करते हैं, ये आलोचना करते हैं। ये संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं यह संगठन के आधुनिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बर्नार्ड ने तटस्थता के क्षेत्र को मानव राज्य के स्वरूप में प्रस्तावित किया है, जो आधुनिक संगठनों में अधिकार संबंधों और सहयोग को चैतन्य करता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि बर्नार्ड के अनुसार प्राधिकरण आदेश की स्वीकृति 4 कारकों पर निर्भर करेगी, ठीक है। अगर कोई अधिकारी आदेश जारी करता है तो उस अधिकारी के आदेश को तभी नीचे का अधिकारी मानेगा जब 4 परिस्थितियां होंगी। कौन सी परिस्थितियां? अगर किसी बड़े ऑफिसर ने नीचे के अधिकारी को कोई आदेश दिया है तो नीचे का अधिकारी उस बड़े वाले अधिकारी के आदेश को तभी मानेगा, अपने ऊपर के अधिकारी के आदेश को तभी मानेगा जब जो आदेश दिया गया है उस नीचे के अधिकारी को वो आदेश क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, आप मुझसे नीचे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको कोई ऑर्डर दिया कि आप ये काम करिए, तो आप वो काम तभी करेंगे, ठीक है, जब आपको वो चीज समझ में आएगी मैंने क्या बोला आपको। जब आप समझ ही नहीं पाएंगे मैंने क्या बोला आपको, क्या ऑर्डर दिया है ना, तब आप वो काम नहीं करेंगे। प्राधिकरण जो है आदेश की स्वीकृति 4 कारकों पर निर्भर करेगी। कौन कौन सा? कि जब ऊपर का अधिकारी निचले अधिकारी को जब आदेश दे तो वो आदेश नीचे के अधिकारी को समझ में आना चाहिए। दूसरा, यह जो आदेश है संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि संगठन के विपरीत हो तो भी वो आदेश नहीं माना जाएगा। तीसरा ऑप्शन है यह व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, यानी ऊपर का अधिकारी जो आदेश दे रहा है वह व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि यह शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के भीतर किया जाना चाहिए। जो ऊपर का अधिकारी है आदेश दे रहा है नीचे के अधिकारी को, तो नीचे का अधिकारी उस आदेश को मानेगा तभी जब वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम है उस आदेश को समझने के लिए, उस आदेश का पालन करने के लिए। तभी 4 चीजें क्या है चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा बताई गई हैं कि ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी आदेश को स्वीकार करने के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना इन सारी चीजों को। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने दिया है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की क्रिटिसिज्म करते हैं, ध्यान रखना, आलोचना करते हैं उसकी। और इनके अनुसार कोई भी अथॉरिटी को एक्सेप्टेंस तभी मिलेगी जब वो 4 चीजों या 4 फैक्टर पर डिपेंड होगी, यानी कि इट मस्ट मेक अ सेंस, इट मस्ट बी consistent with the objective of an organization, it must be consistent with the personal objectives of the individuals, it must be performed with the one's physical and mental abilities। तो ये चारों क्या करने हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के ऊपर फिर क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं ना कि ये सारा टॉपिक आपको अभी जो 30 क्वेश्चन आगे और कराए जाएंगे उनमें जो जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन होंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब सारा का सारा कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। बर्नार्ड के अनुसार संगठन में किसी साझे प्रयोजन के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों के जरिए उसकी प्राप्ति केवल किसके माध्यम से की जा सकती है, तो इन्होंने बताया कि संप्रेषण के माध्यम से की जा सकती है। इन्होंने कहा कि संप्रेषण या संचार संगठन का क्या है, केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय या कह लें प्राथमिक तत्व है, प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, प्राथमिक तत्व है। अभी आपने पढ़ा जस्ट इसके ऊपर ही कि बर्नार्ड के अनुसार संप्रेषण या संचार क्या है, किसी भी संगठन का प्राथमिक तत्व है या प्राइमरी एलिमेंट्स है ये, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा या कह लें आप उसको संप्रेषण कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चेस्टर इरविंग बर्नार्ड, इन ऑर्गेनाइजेशन a common purpose can be achieved through individuals contributing towards only through the communication। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब यहां पे फिर वो सारी चीजें दे रखी हैं जो अभी आपने पढ़ा था जस्ट। देखिए यहां पर एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी संगठन में संप्रेषण की भूमिका पर इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने कहा संप्रेषण की भूमिका किसी भी संगठन की
प्राथमिक वस्तु है या प्राथमिक तत्व है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938। तो ये सारी चीजें आप एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, लोक प्रशासन के अंतर्गत एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत, ठीक है, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत किसके चिंतन से संबंधित है? ठीक है, एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया है? तो एक्स वाई सिद्धांत जो है आपका ये डगलस मैकग्रेगर से जुड़ा हुआ है, एक्स और वाई सिद्धांत। ठीक है, अंडर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्स थियरी एंड वाई थियरी आर रिलेटेड टू द हुज थिंकिंग, तो एम मैकग्रेगर। ठीक है, मैकग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर। अब यहाँ पे डगलस मैकग्रेगर के बारे में कुछ सिद्धांत, कुछ इनके बारे में बातें बताई गई हैं कि एक्स और वाई सिद्धांत इनसे जुड़ा हुआ है, इनके चिंतन से जुड़ा हुआ है। ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या थे, प्रबंधन मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे। 1950 और 1960 के दशक में एक्स और वाई सिद्धांत को सत्यापित या प्रस्तावित किया था इन्होंने। ठीक है, ये सिद्धांत जो है मानव कार्य प्रेरणा और प्रबंधन से जुड़े हुए। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स और वाई सिद्धांत है, ठीक है, एक्स सिद्धांत क्या है, ये कार्य के प्रति नकारात्मकता को दर्शाता है। ध्यान रखना, कार्य के प्रति नकारात्मकता को दर्शाता है, जबकि वाई सिद्धांत क्या है, कार्य के प्रति सकारात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और एक्स और वाई सिद्धांत मानव कार्य प्रेरणा और उनके प्रबंधन से जुड़ा हुआ ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के जरिए मैकग्रेगर ने बताया कि प्रबंधक के रवैये से कर्मचारियों की प्रेरणा पर असर पड़ता है। एक्स सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई प्रबंधकों के लिए कर्मचारियों को प्रेरणा समझाने से संबोधित और करने के लिए दो तरीके हैं। तो ये चीजें आप ध्यान थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारी चीजों को यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा इन सारी चीजों को, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको, है ना। अब इसमें भी कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप इसको लाल पीला क्यों नहीं करते? अरे भाई इतना टाइम नहीं होता यार लाल पीला करने का हमारे पास, ये तो बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन बन पाते हैं, है ना। इसमें भी आपकी उम्मीद रहती है कि मैं इसको लाल करके, इसको हाईलाइट करके बताऊं हर चीज को, तो इतना अब कुछ थोड़ा बहुत आप भी करिएगा काम, है ना। सारी चीजें दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंसी मत बनाइए। चलिए लोक प्रशासन के अंतर्गत शास्त्रीय उपागम और व्यवस्था उपागम में अंतर बताने वाले सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि सही कथन शास्त्रीय उपागम और व्यवस्था उपागम में कौन कौन से कथन हैं जो दोनों में अंतर बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए शास्त्रीय उपागम संगठन की गतिशील संरचना पर बल देता है। क्या ये बात सही है? शास्त्रीय उपागम या परंपरागत उपागम संगठन की गतिशील संरचना पर बल देता है? तो नहीं। ठीक है, शास्त्रीय उपागम नहीं देता, बल्कि व्यवस्था उपागम क्या करता है, संगठन की गतिशील संरचना पर बल देता है। वहीं पर व्यवस्था उपागम के बारे में क्या उल्टा बोल दिया गया है कि संगठन को स्थैतिक संरचना मानता है। तो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट दे दिया गया है। जो शास्त्रीय सिद्धांत का होना चाहिए था वो व्यवस्था सिद्धांत में दे दिया गया है, जो व्यवस्था सिद्धांत दिया जाना चाहिए था वो शास्त्रीय सिद्धांत में दे दिया गया है, इसलिए कथन क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं, शास्त्रीय उपागम को बंद व्यवस्था, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जबकि व्यवस्था उपागम को हम बाहरी संगठन को बाहरी पर्यावरण से प्रभावित कर या खुली व्यवस्था में इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शास्त्रीय व्यवस्था क्या होती है, संगठन के नियमों पर ज्यादा बल देती है। ठीक है, संगठन में औपचारिकता पर शास्त्रीय व्यवस्था या शास्त्रीय उपागम ज्यादा बल देता है, जबकि व्यवस्था उपागम जो है, ठीक है, व्यवस्था उपागम क्या करता है, ये संगठन को खुला करने पर, अनौपचारिकता पर ज्यादा बल देता है, बाहरी पर्यावरण को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, अब देखिए शास्त्रीय उपागम कर्मचारियों को आर्थिक मानव के रूप में मानता है कि कर्मचारी जो होते हैं अर्थव्यवस्था से, आर्थिक तत्वों से प्रभावित होते हैं और आर्थिक तत्वों से प्रभावित होने के कारण ही वे कार्य करते हैं, है ना, मानते हुए एक्स विचारधारा का समर्थन करता है। वहीं पर व्यवस्था उपागम जो है कार्मिकों के सभी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक पक्षों को देखते हुए वाई सिद्धांत का विचारधारा का समर्थन करता है। तो बिल्कुल सही है। आप कह सकते हैं कि एक्स जो सिद्धांत है, एक्स जो है ये परंपरागत विचारधारा से जुड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया। और वाई सिद्धांत क्या है, वाई सिद्धांत जो है ये व्यवहारवादी है या कह लें मनोवैज्ञानिक है, जिसमें कर्मचारी के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। जबकि एक्स सिद्धांत में कहा गया है कि कर्मचारी काम किस लिए करते हैं, क्योंकि वे अर्थव्यवस्था से प्रभावित होते हैं, पैसों की जरूरत होती है उनको। ठीक है, तो 2 और 3 सही है अभी तक।
शास्त्रीय उपागम में लचीलापन तो नहीं, शास्त्रीय उपागम में लचीलापन नहीं होता भैया। शास्त्रीय उपागम जो है इसमें नियमों की कठोरता होती है, ठीक है, ध्यान रखना। शास्त्रीय उपागम में नियमों की कठोरता होती है, नियमों का लचीलापन नहीं पाया जाता। और सहभागिता इसका पक्ष है? नहीं, इसका पक्ष नहीं है। लचीलापन और सहभागिता किसका पक्ष है? व्यवस्था उपागम का है ये, व्यवस्था उपागम का है ये। जबकि व्यवस्था उपागम जो है कठोर, ये कठोर और पदसोपानी व्यवस्था कहां पे है? ये शास्त्रीय उपागम में पाई जाती है। ये उल्टा कर दिया है दोनों, ठीक है। इस हिसाब से क्या है, 2 और 3 सही है आपके, और 1 और 4 क्या है? गलत है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी वही सारी चीजें बता रखा है, ठीक है। इसमें भी 2 और 3 क्या है? सही है, और 1 और 4 क्या है? गलत है। क्योंकि एक में क्या है, जो क्लासिकल अप्रोच का थियरी है उसको जो है डायनेमिक अप्रोच में डाल दिया गया है, या कह लें कि सिस्टम अप्रोच में डाल दिया गया है, और जो सिस्टम अप्रोच का थियरी है उसको जो है क्लासिकल अप्रोच में ऐड कर दिया गया है। तो दोनों चीजें क्या है? उल्टा कर दिया गया है। वही सेम चीजें क्या है 4th नंबर में, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है वो तो सिस्टम अप्रोच का है, लेकिन बता दिया गया है क्लासिकल अप्रोच में। और वहीं पर जो रिजिडिटी और हायरार्की जो क्लासिकल अप्रोच का थियरी है इसको बता दिया गया है आपका सिस्टम अप्रोच में। तो ये क्या है, दोनों एक जस्ट अपोजिट कर दिया गया है क्वेश्चन में, इसीलिए क्या है ये ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत पद सोपान को, ठीक है, किसने सीढ़ी नुमा प्रक्रिया कहा है, या इसको किसने स्केलीय प्रक्रिया भी कहा है? स्केलीय प्रक्रिया कहा है। तो सीधा सा आंसर है मूनी और रैली या रिले, ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं, नाम अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग ऐसे कर, किसी में रैली दिया है, किसी में रैली दिया है ना, मूनी, किसी में रेले दिया है, मूनी एंड रिले, ठीक है। हु हैज टर्म्ड हायरार्की एज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मूनी एंड रैली, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे मूनी एंड रैली के बारे में कुछ यहाँ पर बता रखा है कि मूनी और रैले ने पद सोपान व्यवस्था को क्या नाम दिया है? सीढ़ी नुमा व्यवस्था का सिद्धांत दिया है, स्केलर प्रोसेस इसको इन्होंने बताया है कि जो हायरार्की होती है किसी भी संगठन में, किसी भी सिस्टम में, उसको इन्होंने क्या बोला कि यह क्या है, एक स्केलीय प्रोसेस है, या स्केलर प्रोसेस है, या सीढ़ी नुमा प्रक्रिया है इसको, ठीक है। फियोल ने इसे क्या बोला है? हेनरी फियोल ने इसे पद सोपानात्मक श्रृंखला कहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक हायरार्किकल प्रोसेस का आपने कहीं ना कहीं इमेज देखा होगा, ठीक है, जिसमें नीचे फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसी चीजें बनी होती है हायरार्की में ना। सबसे ऊपर ए होता है, उसके नीचे बी होता है, सी डी ई एफ, ऐसे करके क्या होता है, चीजें होती हैं। तो जो सबसे ऊपर होता है ना, ये क्या है, एक प्रोसेस है, सीढ़ी नुमा क्या है, एक प्रोसेस है। आप एक एक स्टेप ऊपर जाते जाएंगे, तो इस सीढ़ी नुमा प्रोसेस को स्केली प्रक्रिया या स्केलर प्रोसेस नाम दिया है मूने रेले ने, और वहीं पर इस सीढ़ी नुमा प्रक्रिया को जो है सोपानिक या सोपानात्मक श्रृंखला का नाम दिया है हेनरी फियोल ने, ठीक है। हेनरी फियोल का संबंध अगर आप बात करें तो पीओ ट्रिपल सी से है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल, ठीक है, ये भी याद रखना आप। उनके अनुसार जहां कहीं भी उच्च तथा अधीनस्थों के संबंधों से संगठन बना होगा वहां पर क्या होगा, सीढ़ी नुमा प्रक्रिया अवश्य होगी, ठीक है। अब मूनी रेली कहते हैं कि जहां पर भी ये प्रोसेस बना होगा ऊपर नीचे वाला, ठीक है, इसके लिए जहां पर हायरार्की बनी होगी वहां पर ये सीढ़ी नुमा प्रक्रिया जरूर आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो किसी भी संगठन में कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का वितरण जो है इन्होंने आरडी, आरडी का मतलब है 36, ठीक है, और खड़ी का मतलब है ऊर्ध्वाधर, दोनों दिशाओं में होता है, ये कह रहे हैं। अब पद सोपान से जुड़ी कुछ बातें इन्होंने बताया कि जो हायरार्की सिस्टम होता है उससे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कहा कि पद सोपान में कार्मिकों के प्रयासों को आपस में जोड़ने की एक पद्धति होती है। इन्होंने कहा कि पद सोपान में संगठन के ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के स्तर होते हैं। ऊपर का अधिकारी, ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी में क्या पाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाएगी, चाहे ऊपर का अधिकारी हो चाहे नीचे का अधिकारी हो, सभी क्या होंगे, एक दूसरे अपने ऊपर के अधिकारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। पद सोपान में जहां पे हायरार्की होगी वहां का आकार उस संगठन का कैसा होगा, तो उस संगठन का आकार एक पिरामिड के जैसा होगा। पद सोपान में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सत्ता क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं।
पद सोपान में संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच एकीकरण का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, हेनरी फ्योल ने पद सोपान को सोपानात्मक श्रृंखला, अभी जैसा ऊपर आपने देखा जस्ट, ठीक है, पद सोपान में संगठन के उद्देश्य और आदेश के बीच क्या होती है, एकता होती है। जो संगठन का उद्देश्य होगा उसी के अनुसार आदेश भी जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आदेश ऐसा जारी किया गया कि संगठन के उद्देश्य के विपरीत आदेश हो, नहीं, जो संगठन का उद्देश्य होगा उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो आदेश जुड़ा हुआ होगा। ऐसा नहीं कि आदेश अलग है, आदेश का उद्देश्य अलग है और संगठन का उद्देश्य अलग है, ऐसा बिल्कुल भी सोपानिक व्यवस्था में नहीं होता, संगठन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पद सोपान में कार्मिकों के वेतन, उत्तरदायित्व, योग्यता और परिस्थिति में असमानता होती है। बिल्कुल कह रहा है सही, क्योंकि जो ऊपर के अधिकारी होंगे उनके कार्य अलग होंगे, उनके उत्तरदायित्व अलग होंगे, उनके वेतन सैलरी अलग होंगे। जो नीचे के अधिकारी होंगे उनके उत्तरदायित्व कार्य सैलरी बिल्कुल अलग होगी। तो सीधी सी बात है, ठीक है, वही सेम एज इट इज चीजें यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी दोहराई गई हैं, तो आप इनको एक बार रीड जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एक बार टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 46 मिनट हो गया, मुझे लगता है 1 घंटा चला जाएगा 30 क्वेश्चन करने में। ठीक है, संगठन सिद्धांत में नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र को ध्यान के विस्तार के क्षेत्र के साथ किसने जोड़ा या किससे संबंधित? नियंत्रण का विस्तार का क्षेत्र को ध्यान के विस्तार के क्षेत्र के साथ किसने जोड़ा? तो सीधा सा ऑप्शन है वीए ग्रैक्यूनस, है ना, वीए ग्रैक्यूनस। इन ऑर्गेनाइजेशन थियरी the span of control is related to the theory of a span of attention. This span of attention is related to the idea of a V.A. Gracchus. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हेनरी फ्योल द्वारा यह किस सिद्धांत के लिए कहा गया है कि इस नियम के उल्लंघन से सत्ता निर्बल हो जाती है, अनुशासन संकट में पड़ जाता है, व्यवस्था भंग हो जाती है और स्थायित्व का खतरा पैदा हो जाता है? किसके लिए बोला? तो इन्होंने बोला कि आदेश की एकता अगर नहीं होगी किसी भी संगठन में, अगर ये मान लीजिए संगठन है ना, इस संगठन में अगर अलग अलग अधिकारी अलग अलग आदेश जारी करेंगे तो संगठन में क्या होगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं राम नाम का व्यक्ति यहाँ पर है ना, राम है यहाँ पे, राम के लिए ए नामक अधिकारी अलग आदेश जारी कर रहा है, बी नामक अधिकारी अलग, सी नामक अधिकारी अलग, सभी अधिकारी अगर अलग अलग आदेश जारी करेंगे तो इसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, राम के लिए ये दुविधा उत्पन्न हो जाएगी कि किस अधिकारी के आदेश को हम माने, है ना। तो अगर आदेश जो जारी किया जा रहा है, चाहे वो ए के द्वारा, चाहे बी के द्वारा, चाहे सी के द्वारा, चाहे डी के द्वारा, चाहे ई और चाहे एफ के द्वारा, तो वो अगर उस आदेश में अगर यूनिटी नहीं होगी, आदेश अगर एक जैसा नहीं होगा, अगर आदेश में एकता नहीं होगी तो व्यवस्था भंग हो जाएगी अपने आप। ठीक है, अगर आपके सामने मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूं कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, कोई दूसरा टीचर वही सेम चीज बोले चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, कोई दूसरा टीचर आए बोले चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, तो आप किसकी बात मानोगे, है ना। सबकी बात तो नहीं मान सकते, क्योंकि एक एम्प्लॉय इतना काम नहीं कर सकता, है ना। अगर सारे टीचर बोले कि हाँ आपको चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ना है, तब तो आपके लिए चीजें ईजी हो जाएंगी, आदेश मानना सही हो जाएगा। लेकिन अलग अलग आदेश अगर आपके लिए आए तो क्या होगा, यानी कि आदेशों में अगर एकता नहीं होगी तो क्या होगा, सिस्टम भंग हो जाएगा, व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, सत्ता क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। चलिए, फॉर विच प्रिंसिपल फ्योल हैज सेड द वायलेशन of this rule weakens to the authority, discipline gets the endangered, order in the disrupted and the stability is endangered, तो यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अगर आदेश की एकता नहीं होगी तो क्या होगा, सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा, अनुशासन भंग हो जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो जरूरी है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल वही सारी चीजें एज इट इज वहां पर जो दे रखी है वहीं पर यहाँ पर भी वो सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, आदेश की एकता के बारे में हेनरी फ्योल का विचार है क्या है ना। अब मैं यहाँ पर मेरे पास इतना भी टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब मुझे और भी काम करना है और भी कोचिंग क्लासेस मुझे अटेंड करनी होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस वजह से मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, तो आप लोग ये प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, है ना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। और मौलिक पर्यवेक्षण और तकनीकी पर्यवेक्षण में किसके द्वारा विभेद प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, मौलिक पर्यवेक्षण और तकनीकी पर्यवेक्षण। ठीक है, कैट मिलेट्स
मिलेट का ये स्टेटमेंट है। इन्होंने मौलिक पर्यवेक्षण और तकनीकी पर्यवेक्षण में क्या किया है, अंतर किया है, तो कैट मिलेट ने किया है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल सुपरविजन एंड टेक्निकल सुपरविजन इज प्रेजेंटेड बाय द मिलेट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लोक प्रशासन के विद्वान कुंज और ओडोनेल के द्वारा किस पर तीन विभिन्न उपागम कौन कौन से हैं, लक्षणवादी उपागम, यथास्थितिवादी उपागम और तथ्यवादी उपागम विचार को प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लक्षणवादी उपागम, स्थितिवादी उपागम और तत्ववादी उपागम को कुंज ओडोनेल के द्वारा विकसित किया गया, तो ये किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये है आपका लीडरशिप से जुड़ा हुआ है, कह लें नेतृत्व से ये विचार जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर्स कुंज और डोनेल हैव प्रेजेंटेड 3 डिफरेंट अप्रोचेस, ट्रेटिस्ट, सिचुएशनलिस्ट एंड इसेंशियलिस्ट ऑन अ व्हाट। तो ये है लीडरशिप के कॉन्सेप्ट के थ्रू इन्होंने रिप्रेजेंट किया है सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी आपको पढ़ाया जाता है सब सारे क्वेश्चन। संगठन के किस सिद्धांत के अंतर्गत प्रेषक का मतलब तो सेंडर, जो मैसेज भेजता है, डिकोडिंग का मतलब है कि जो मैसेज आपके पास पहुंचा है उसको आप रीड करें। ठीक है, क्या करें, रीड करें, डिकोड करें उसको। ठीक है, एनकोडिंग का मतलब है कि मैसेज बनाने वाला। ठीक है, फीडबैक का मतलब जब डिकोडर मैसेज को डिकोड करके पढ़ता है ना, तो उसके बाद वो क्या करता है, फीडबैक देता है, यानी कि रिप्लाई देता है। यानी कि प्रेषक, डिकोडिंग, एनकोडिंग, फीडबैक, ये सब कहाँ दिखाई देते हैं आपको, ये सब आपको कम्युनिकेशन थियरी जब आप पढ़ते हो, संचार सिद्धांत जब पढ़ते हो, तो वहां पे सारी चीजें दिखाई देती हैं। अंडर विच थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स लाइक अ सेंडर, डिकोडिंग, एनकोडिंग एंड अ फीडबैक आर द सीन इन द कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन थियरी में सारी चीजें आप देखते हैं। चलिए, अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसके द्वारा कहा गया है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन को प्रबंध का हृदय किसके द्वारा कहा गया है, तो रेंसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा है, या प्रबंध का हृदय कहा है। मोटिवेशन हैज बीन कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट बाय द रेंसिस लिकर्ट। फिर यहाँ पे कुछ मोटिवेशन थियरी, अभिप्रेरणा की आधुनिक विचारधारा है। ठीक है, अब देखिए अभिप्रेरणा की 2 विचारधारा है, एक आधुनिक विचारधारा है, एक परंपरागत विचारधारा है। जो क्वेश्चन जो पूछा था है प्रेरणा की आधुनिक विचारधारा से, क्योंकि इस विचारधारा से मास्लो, मैकग्रेगर, लेंसेस लिकर्ट, हर्जबर्ग, ये सब विद्वान ऐसे हैं जो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आधुनिक विचारधारा से ये सारे थिंकर्स जुड़े हुए हैं। तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की जो आधुनिक विचारधारा है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें मैचिंग के लिए पूछा गया है कि अब कौन कौन सा इसमें सही तरीके से मैच किया गया है, तो आपको बताना है। तो अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं का पदसोपान का सिद्धांत दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम या आवश्यकताओं का सोपान। ठीक है, एक्स और वाई सिद्धांत किसने दिया है, आपने पढ़ा अभी जस्ट, तो एक्स और वाई सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर ने दिया है। ठीक है, जबकि जैसे कि आपने देखा एक्स सिद्धांत क्या है, परंपरागत रूप से, परंपरा से जुड़ा हुआ है, और वाई सिद्धांत क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर 2 फैक्टर थियरी, द्विघटक विचारधारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी रेंसिस लिकर्ट है आपका। ठीक है, रेंसिस लिकर्ट या फिर कह लें द्विघटक जो है, द्विघटक विचारधारा जो है, ये 2 फैक्टर थियरी जो है ये हर्जबर्ग से जुड़ा हुआ है, और रेंसिस लिकर्ट से आपका प्रबंधन पद्धति विचारधारा जुड़ी हुई है। तो इस हिसाब से आपका मैचिंग आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता सोपान के अंतर्गत मनुष्य के आधारभूत आवश्यकताओं को कुछ वर्गों में बांटा है, इसमें से कौन सी आवश्यकताएं शामिल हैं, तो शारीरिक आवश्यकता पर बल दिया इन्होंने,
आत्म विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया, महत्वाकांक्षी आवश्यकता पर बल दिया, सामाजिक आवश्यकता पर बल दिया। तो चारों आवश्यकताएं क्या है इसमें सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब्राहम मास्लो हैज डिवाइडेड द बेसिक नीड्स ऑफ अ मैन इनटू सम कैटेगरीज अंडर द नीड ऑफ अ हायरार्की which of these are included? The physiological need of a self analysis, ambitious needs and need of a social affiliation। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, अब्राहम मास्लो अपने जो नीड ऑफ हायरार्की का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें इन सारी चीजों का इन्होंने जिक्र किया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से, अब्राहम मास्लो ने जो नीड ऑफ हायरार्की को कॉन्सेप्ट दिया है उसमें क्या है, यह मनोविज्ञान का सिद्धांत है। ध्यान रखना, यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पदानुक्रमिक क्रम में क्या होता है, प्रेरित होता है। ठीक है, हायरार्की से यह प्रेरित होता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि मोटिवेशन थियरी, अब्राहम मास्लो का जो मोटिवेशन थियरी है, ठीक है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम का जो सिद्धांत है, इसमें सबसे नीचे 4 जरूरतें या कमी की जरूरतें हैं। जैसे कि सबसे ऊपर की जरूरत जो है आत्म साक्षात्कार किससे है। इस सिद्धांत को मास्लो पिरामिड भी कहा जाता है। मास्लो ने सिद्धांत कब दिया था, 1954 में अपनी किताब एक लिखी थी इन्होंने, द थियरी ऑफ अ ह्यूमन मोटिवेशन। इसी में इन्होंने आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, यह मास्लो का यह सिद्धांत मनोविज्ञान के साथ साथ विज्ञापन के क्षेत्र में भी काफी मशहूर हुआ है। अब्राहम मास्लो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मसिद्धि शब्द का अध्ययन इन्होंने सबसे पहले किया है। इस सिद्धांत को बाल शिक्षा, बाल विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में लागू भी किया गया है। ठीक है, तो नीड ऑफ हायरार्की या आवश्यकताओं का पदानुक्रम है ना, जो अब्राहम मास्लो ने दिया है, उसमें आपको ये पिरामिड थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जैसे आपकी जो शारीरिक जरूरतें हैं, जैसे फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, बेसिक नीड्स में और भी आती हैं, जैसे कि कुछ इसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता आपको महसूस होती है, सेफ्टी नीड्स होती हैं, जिसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो आपको बना रखा है यहाँ पर, ये बेसिक नीड्स है आपकी। ठीक है, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है आपकी, ये बेसिक नीड्स हैं। और फिर बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स आपको चाहिए, इंटीमेट चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आपको स्टीम नीड्स भी चाहिए, जैसे प्रेस्टीज चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, अकम्पॉलिशमेंट्स चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ठीक है, ये एक हो गई आपकी बेसिक नीड्स, एक आपकी हो गई फिजियोलॉजिकल नीड्स, और एक है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती है, जिसमें व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है। तो ये क्या करना है, आपको क्रम वाइज याद रखना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी वो सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा की आरोग्य विचारधारा। हाँ, इसको थोड़ा सा हिंदी में अगर चाहिएगा तो मैं हिंदी में भी इसका ऐड कर दूंगा, हिंदी में भी, एक तरफ हिंदी रहेगा एक तरफ इंग्लिश रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अभिप्रेरणा की आरोग्य विचारधारा के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है। अभिप्रेरणा की आरोग्य विचारधारा, ठीक है, आरोग्य विचारधारा, वो भी अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की आरोग्य विचारधारा के साथ किसका नाम संबंधित है, तो ये है हर्जबर्ग की द्विघटक थ्योरी, यानी 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है, ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीजीटी में 2 फैक्टर थ्योरी को मैचिंग कराने के लिए दिया था। ठीक है, बाकी सब ये सिद्धांत आपको याद रखना है। आउची का जेड सिद्धांत है, कभी एक तरफ दे दे जेड सिद्धांत किसने दिया, एक तरफ आउची दे दे। फ्रांसिस लिकर्ट ने प्रबंधकीय दृष्टिकोण की बात की, अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं के पदानुक्रम की बात की, फिर द्विघटक या 2 फैक्टर थ्योरी की बात की है हर्जबर्ग ने। ठीक है, तो आरोग्य विचारधारा जो है अभिप्रेरणा का, वो हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी से जुड़ी हुई है। होम नेम इज एसोसिएटेड विद द हेल्थ थ्योरी ऑफ अ मोटिवेशन, तो हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हर्जबर्ग का प्रेरणा का जो द्विघटक सिद्धांत है, इसमें 2 फैक्टर थ्योरी का तर्क है कि वहां कार्यस्थल में प्रेरणा को ये प्रभावित करने के लिए संगठन 2 कारकों को समायोजित कर सकता है। पहला,
इन्होंने बताया कि हर्जबर्ग द्वारा पहचाने गए दो कारक प्रेरक और स्वच्छता कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? प्रेरक है एक, दूसरा स्वच्छता है। ठीक है, प्रेरक कारक है एक और दूसरा स्वच्छता कारक है। इन्होंने बोला प्रेरक कारक की उपस्थिति से कर्मचारियों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, वे वास्तविक कार्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, स्वच्छता कारक में क्या है? स्वच्छता कारकों की अनुपस्थिति के कर्मचारियों को कम मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करता है। स्वच्छता कारक वास्तविक कार्य में ही सम्मिलित नहीं होते, परंतु ये वास्तविक कार्यों के आसपास होते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मोटिवेटर फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये। कभी कभी एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि जो हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी है, तो उसमें से दो फैक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो आपका मोटिवेटर फैक्टर हो जाएगा, एक हाइजीन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, प्रेरक कारक और स्वच्छता कारक, ये दो चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से संगठन के किस दृष्टिकोण को अनौपचारिक संगठन उपागम, ठीक है, अनौपचारिक संगठन उपागम या नवशास्त्रीय उपागम या क्लिनिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो मानव संबंध सिद्धांत या मानव संबंध उपागम को जो है अनौपचारिक संगठन उपागम, नवशास्त्रीय उपागम या क्लिनिकल मेथड के नाम से हम जानते हैं। मानव संबंध का सिद्धांत किससे है? एल्टन मेयो से है, एल्टन मेयो। मानव संबंध सिद्धांत जहां पर भी आ जाए वहां पर आपको एक शब्द पकड़ के रखना है, अनौपचारिकता। ठीक है, इसमें अनौपचारिकता पर ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नाउन एज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच एंड क्लिनिकल मेथड? तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है ये है एल्टन मेयो से, एल्टन मेयो। अब देखिए एल्टन मेयो ने हाथॉन प्रयोग किया था। ठीक है, हाथॉन प्रयोग के अंतर्गत किए गए प्रयोगों को क्या करना है? क्रम से लगाना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो, अगर मैं चाहता तो आपको एक मैराथन क्लास में सारी चीजें पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने आपको एज अ क्वेश्चन के थ्रू एक मैराथन क्लास जैसा ही पढ़ा रखा है पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप इसको चाहे तो मैराथन क्लास समझ लीजिए, चाहे तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू मैराथन क्लास समझ लीजिए। इसमें आपका एक एक पॉइंट्स, एक एक टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया गया है, सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैचिंग कराने के लिए महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया 1924 से 1927 के बीच में। ठीक है, फिर आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम कब किया गया? तो ये आपका किया गया था 1927 से 1929 के बीच में। ठीक है, फिर मानवीय प्रवृत्तियां और भावनाएं, ये रिले असेंबली टेस्ट रूम कब किया गया था? उल्टा हो गया क्या? मानवीय प्रवृत्तियां और भावनाएं, ठीक है, ये दो बार आई थिंक इंग्लिश में ही हो गया। ठीक है, मानवीय प्रवृत्तियां और भावनाओं का प्रयोग कब किया गया था? 1928 से लेकर 1931 के बीच में किया गया था। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एक में 3, बी में 2 और सी में 1। ए में 3 और बी में 2 और सी में 1। ठीक है, ठीक है, 27 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हाथान प्रयोग संगठन के मानव संबंध सिद्धांत से जुड़े अध्ययनों का क्या है? एक ये समूह है। ठीक है, इसमें मानव संबंध सिद्धांत के अध्ययन पर बल दिया गया है। इन अध्ययनों की शुरुआत 1924 में की गई थी और ये कहाँ अध्ययन शुरू हुआ था? पश्चिमी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में 9 साल तक चला यह अध्ययन। इन अध्ययनों के जरिए कर्मचारियों की उत्पादकता, कार्यस्थिति से जुड़े कारकों के असर पर अध्ययन किया गया है कि कर्मचारी जो कंपनी में काम करते हैं उनके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनके कार्य को या उनके कार्य पर असर डालते हैं। ठीक है, अब देखिए हाथॉन प्रयोग के जरिए यह पता चला कि कर्मचारी अपने पर्यवेक्षक से मिलने वाले ध्यान के जवाब में अपने व्यवहार को क्या करते हैं? बदल देते हैं। इन अध्ययनों से पता चला कि नौकरी का प्रदर्शन सामाजिक कारकों और कार्य समूह मानदंडों से जुड़ा हुआ है। इन अध्ययनों से जुड़े निष्कर्षों के आधार पर हाथॉन प्रभाव शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा और हाथॉन प्रभाव शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले बदलाव के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार में अगर बदलाव हो रहा है तो तभी हम हाथान प्रभाव का शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह बदलाव उस व्यक्ति को पता होने की वजह से होता है कि उसकी नजर उस पर कोई नजर रख रहा है, उस पर कोई नजर रख रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता चल जाए कि आपको कोई देख रहा है, तब आप अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में क्या करेंगे? चेंजेस ला देंगे। तो यही क्या है? हाथान प्रयोग है।
हाथोन प्रयोग में 4 भाग थे क्या? व्यवस्था प्रयोग, रिले असेंबली, परीक्षण कक्ष, साक्षात्कार कार्यक्रम और बैंक वायरिंग या बैंक वायरिंग परीक्षण कक्ष। ये सारी चीजें क्या थी? आपको 4 पार्ट में इनको याद रखना है। वही सेम एज इट इज यहाँ पर भी दे रखा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव संबंध उपागम के अंतर्गत किसके द्वारा भीड़ परिकल्पना, ठीक है, भीड़ परिकल्पना के स्थान पर समूह परिकल्पना प्रस्तुत की गई। ठीक है, भीड़ परिकल्पना की जगह पे समूह परिकल्पना या समूह परिकल्पना से कौन सा थिंकर जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो एल्टन मेयो जो है भीड़ परिकल्पना की जगह ये समूह परिकल्पना से जुड़े हुए हैं। अंडर द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच who introduced the group hypothesis in a place of a crowd hypothesis। ठीक है, एल्टन मेयो is the correct option। चलिए, इमर्जिंग सिंथेसिस इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? तो हेंडरसन की है। इमर्जिंग सिंथेसिस इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेंडरसन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। और व्यवस्था उपागम के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई गई जाती हैं। ठीक है, व्यवस्था उपागम के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई जाती हैं। निम्न में से कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं? ठीक है, तो बताना है इनको। प्रभावशीलता है, कार्यकुशलता है, तो बिल्कुल सही है। व्यवस्था उपागम के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता क्या होती है? प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है उसमें प्रभावशीलता होती है, वो उसमें इफेक्टिवनेस होता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी दोनों चीजें पाई जाती हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। ठीक है, अंडर द सिस्टम अप्रोच some of the main characteristics of an administrative system are the described, which of the following will be included? तो effectiveness and efficiency is the, यानी बोथ ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। 1 and 2 इज द करेक्ट। ठीक है, इस हिसाब से आपके 30 क्वेश्चन और कवर हो चुके हैं। अब लास्ट के हम 30 क्वेश्चन और कर लेंगे, जिससे कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन पर कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे, देखेंगे जितना टाइम हमारे पास बचेगा। 2-3 दिन में कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन भी कवर कर लेंगे। और 3 तारीख तक हमारी कोशिश रहेगी। आज 26 तारीख है। ठीक है, 26 से 27 तारीख को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कवर हो जाएगा। और 27 फिर 28 से लेकर 30 के बीच में हमारा IR कवर हो जाएगा। और फिर 31 1-2 तक हमारा कोई और टॉपिक हम और कवर कर लेंगे। फिर मतलब जो भी चीजें रहेंगी हम आगे करके कवर करते रहेंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ये टास्क हमारा है, मैं इसके लिए जी जान से मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा एक बटन दबाइए लाइक सब्सक्राइब का। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिससे कि आपका कंप्लीट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो जाएगा। और आप PYQ जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये PYQ नहीं है, ये बुक से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, PYQ आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि PYQ लगाते रहेंगे तो भी आपको फायदा उससे भी मिलेगा। और इससे तो आपका एक पूरा सिलेबस कवर हो ही रहा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।